नमस्कार। जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है। तो चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ सबसे ज़रूरी और ताज़ा अपडेट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था आखिर दिख कैसी रही है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो भारत की आर्थिक तस्वीर को समझते हैं। आखिर देश में पैसा है कहाँ और कौन से वो सेक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी की गाड़ी को खींच रहे हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। मर्सिडीज बेंज हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 बताती है कि सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र में 1,78,600 करोड़पति परिवार हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि क्यों महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट हब बना हुआ है। और ये जो चार्ट है ये पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए 55% का एक बड़ा हिस्सा वो आता है सर्विसेज सेक्टर से। मतलब हमारी इकोनॉमी का जो इंजन है वो सर्विसेज ही है। इसके बाद नंबर आता है इंडस्ट्री का और फिर एग्रीकल्चर का। अच्छा, अब आते हैं सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पॉलिसी पर, मेक इन इंडिया। सबने इसका नाम सुना है, पर अब इसमें क्या नया हो रहा है, इसका विस्तार कैसे किया जा रहा है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इस पहल को अब 11 साल हो गए हैं और इस मौके पर सरकार ने इसे एक नया बूस्ट देने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, जिनमें से एक बहुत ही दिलचस्प है। ये है इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0। अब इसका काम क्या है? इसे डीपीआईआईटी और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद बहुत सीधा है, देश के सभी इंडस्ट्रियल पार्क्स को रेटिंग देना। इससे होगा ये कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और जो निवेशक हैं उन्हें भी साफ साफ पता चलेगा कि भाई पैसा लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है। चलिए अब रुख करते हैं सरकारी योजनाओं की तरफ। यहाँ हम कुछ नई और कुछ पुरानी लेकिन परीक्षा के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम्स पर एक नजर डालेंगे। 2025 में ना कई सारी बड़ी और काम की योजनाएं लॉन्च हुई। जैसे पर्यावरण को ध्यान में रखकर ग्रीन इंडिया मिशन लाया गया। किसानों के लिए, खासकर कपास किसानों के लिए 600 करोड़ की लागत से कपास क्रांति मिशन शुरू हुआ। युवाओं के स्किल्स और नौकरी के लिए भारत स्किल कनेक्ट पोर्टल है और शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी यूआईडीएफ भी शुरू किया गया है। ये टेबल ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। फटाफट देखते हैं। 2014 में आई पीएम जन धन योजना, जिसका मकसद था हर किसी को बैंकिंग से जोड़ना। फिर 2015 में दो बड़ी योजनाएं आई, अटल पेंशन योजना बुढ़ापे में पेंशन के लिए और मुद्रा योजना छोटे कारोबारियों को लोन देने के लिए। और हाँ, 2016 की स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसका खास फोकस एससी एसटी और महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना था। पीएम आवास योजना से जुड़ा भी एक बड़ा अपडेट है। सरकार ने इसका लक्ष्य और भी बड़ा कर दिया है। अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में 3 करोड़ और नए घर बनाने का टारगेट है। इसका सीधा मतलब है कि लाखों और परिवारों का अपनी छत का सपना पूरा हो सकेगा। अच्छा, इकोनॉमी में सिर्फ बड़ी बड़ी स्कीम्स ही नहीं होती। आम आदमी यानी काम करने वालों और ग्राहकों से जुड़े नियम भी बहुत मायने रखते हैं। तो अब देखते हैं कि कामकाज और शिकायतों के मामले में क्या नए बदलाव हुए हैं। ये देखिए, ये एक ऐतिहासिक सुधार है। सोचिए, पहले देश में 29 अलग अलग उलझे हुए श्रम कानून थे। इनको समझना और पालन करना कंपनियों के लिए एक सिरदर्द था। अब सरकार ने इन सबको मिलाकर सिर्फ 4 आधुनिक लेबर कोड बना दिए हैं। इससे न सिर्फ नियमों का पालन करना आसान होगा, बल्कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। ये नंबर सब लोगों के लिए बहुत काम का है, 1915। अब अगर किसी को भी जीएसटी से जुड़ी कोई भी शिकायत है, मान लीजिए किसी दुकानदार ने आपसे ज्यादा जीएसटी ले लिया, तो अब वो सीधे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के इस नए टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ईपीएफओ की 73वीं सालगिरह के मौके पर एक बहुत ही खास योजना शुरू की गई। इसे समझिए, ये उन कंपनियों के लिए एक मौका है जिन्होंने 2017 से 2025 के बीच अपने कुछ कर्मचारियों का ईपीएफ खाता नहीं खुलवाया था। सरकार उन्हें 6 महीने का समय दे रही है कि वो अपनी इस गलती को सुधार लें। इससे क्या होगा? यही कि हर कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा का फायदा मिल पाएगा।
तो चलिए अब इस सेशन के आखिर में कुछ ऐसे ज़रूरी इकोनॉमिक टर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस को जल्दी से समझ लेते हैं जिनसे जुड़े सवाल एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। एनपीए, ये शब्द न्यूज़ में बहुत सुनने को मिलता है। इसका पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सीधी भाषा में कहें तो ये वो बैंक लोन है जिसकी किश्त 90 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं और चुकाई नहीं गई है। किसी भी बैंक की सेहत का अंदाज़ा उसके एनपीए लेवल से लगाया जाता है। जितने ज्यादा एनपीए, बैंक की हालत उतनी ही खराब। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, आम भाषा में कहें तो महंगाई। ये वो रेट है जिससे चीजों के दाम बढ़ते हैं और हमारे पैसे की वैल्यू यानी खरीदने की ताकत कम हो जाती है। और हाँ, ये एक तरह की नहीं होती, कई तरह की होती है, जैसे डिमांड पुल जब मांग ज्यादा और सप्लाई कम हो, या फिर कॉस्ट पुश जब किसी चीज को बनाने की लागत ही बढ़ जाए। और आखिर में ये कुछ क्विक फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। सेंसेक्स क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों का इंडेक्स। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1995 में। और सेबी, ये भारत में स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो हमने इतने सारे आर्थिक बदलावों की बात की, नई स्कीम्स, नई नियम, बड़े आंकड़े। इन सबको जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि इन सभी बदलावों में से वो कौन सा बदलाव है जो आने वाले समय में हमारे भविष्य पर सबसे गहरा असर डालेगा।